क्या कर रहे थे हम लास्ट क्लास में? गैप आ गया काफी, ड्रॉ कर रहे थे पिछले साल है ना। अब सेकंड पोर्शन अपना और मैथ्स का और स्टार्ट कर लेते हैं। आज और कल 2 दिन मेरी ही क्लास होगी, तो मैथ्स लॉ दोनों दिन करें, ठीक है। चलो बिजनेस मैथ्स हम स्टार्ट करते हैं। एक बार आप देखो, बोलो जी। अभी स्टार्ट रहती है ना? हाँ थोड़ा सा पूछो। आज कितने दिन तक क्लास होगी? देखते हैं, मैथ्स की पहली क्लास है, हर बैच के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। जब तुम मैथ्स पढ़ते पढ़ते थक जाओगे तो थोड़ी देर लॉक पढ़ाऊंगा, मैथ्स की क्लासेस में वैसे भी लंबी नहीं देता, तुम लोग थक जाओगे जल्दी, ठीक है। बिजनेस मैथ्स, ये जो यूनिट है हमारी, यूनिट क्या है बेटा? मैथ्स एंड स्टैट्स, ये पूरी यूनिट है हमारी। कितने मार्क्स का पेपर होता है हमारा टोटल? 100 मार्क्स का। मैंने कहा एक बार तुम्हें याद दिला दूं, 1 साल पुरानी बात है, भूल गए होगे सब। 100 मार्क्स का। कितनी यूनिट होती है टोटल? 4 यूनिट होती है। मास्टर्स वाली यूनिट कितने मार्क्स की आती है? मास्टर्स वाली यूनिट अप्रोक्सीमेटली 25 मार्क्स, ठीक है जी। तो अप्रोक्सीमेटली आप ऐसा बोल सकते हो कि स्टैट्स के और मैथ्स के दोनों क्वेश्चंस मिला के 25 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस लिख देते हैं, मार्क्स में लिखते हैं इसको, ठीक है जी। अब आते हैं वापस, इसमें से स्टैट्स के कितने आते हैं और मैथ्स के कितने आते हैं? कोई रूल नहीं है। ऐसा हो सकता है कि मैथ्स के 13 आ जाए, स्टैट्स के 12 आ जाए। ऐसा हो सकता है कि मैथ्स के 15 आ जाए, स्टैट्स के 10 आ जाए। ऐसा हो सकता है कि स्टैट्स के 20 आ जाए, मैथ्स के 5 आ जाए। कुछ भी हो सकता है। इन्होंने यूनिट की वेटेज दी है, इंडिविजुअल टॉपिक की वेटेज नहीं है हमारे पास। तो आपको मैथ्स और स्टैट्स दोनों अच्छी तरह से पढ़ना ही है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स हम लोग इस बैच में कंप्लीट कर चुके हैं। मैथ्स हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। जिन बच्चों ने मेरे साथ स्टैट्स कंप्लीट नहीं किया है, उनके पास 2 ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर 1, जो भी हमारी क्लास होती है वो वेबसाइट पे अपलोड हो जाती है नेक्स्ट वीक में। आपके पास सबके पास अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड है, आप वेबसाइट से वो वीडियो डाउनलोड करके देख सकते हैं। पुरानी जितनी भी स्टैट्स की हुई है, आपने कर लिया है ऑलरेडी तो रिवीजन के लिए देख सकते हैं, नहीं किया है तो पढ़ाई के लिए देख सकते हैं, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि जब भी हमारा बैच कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट अप्रैल में, फिर आपके एग्जाम्स के लिए छुट्टी होगी और मई में हमारा एक फास्ट ट्रैक बैच स्टार्ट होगा, जिसमें डेली क्लासेस होंगी 6-7 घंटे, 5-6 घंटे जो भी। उसमें दोबारा से मैथ्स भी होगा और स्टैट्स भी होगा। उसमें दोबारा से आप स्टैट्स कर लेंगे फिर से, ठीक है। उसमें दोबारा से आप स्टैट्स कर लेंगे। समझ गए दोनों ऑप्शंस? चलो, अभी ऐसा है कि वैसे तो लाइट जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा पढ़ाई में, लेकिन फिर भी आपको सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करा हुआ है सबने अपने फोन्स में? हमारा एस क्लासेस प्लेयर डाउनलोड करा हुआ है सबने? बोल बेटे, किया हुआ है ना पक्का? चलो, जिन नहीं किया क्लास के बाद एक बार मुझसे बात कर लिया, मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो, बिजनेस मैथ्स। अब मुझे आप ये बता दो बस, कितने बच्चे बीकॉम ऑनर्स के हैं आप में से? रेज योर हैंड। बीकॉम ऑनर्स। कितने बच्चे बीकॉम प्रोग्राम के हैं? जैसे बीकॉम, ये बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चे ध्यान से सुनोगे। हमारा जो सिलेबस है बिजनेस मैथ्स, ये वो सिलेबस है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स का सिलेबस होता है, ठीक है। बीकॉम प्रोग्राम में क्या होता है? बिजनेस मैथ्स सब्जेक्ट नहीं होता है। बीकॉम प्रोग्राम में मैथ्स एंड स्टैट्स करके एक सब्जेक्ट होता है, जिसमें स्टैट्स 50 मार्क्स का होता है, मैथ्स 25 मार्क्स का होता है। मतलब मैथ्स बहुत कम होता है, ऊपर से बस हाथ घुमा देते हैं, एक बात। दूसरी बात, बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चे इन जनरल मैथ्स में थोड़े वीक भी होते हैं, होता है ना ऐसा? नहीं होता ऐसा? इन जनरल मैथ्स में थोड़े वीक भी होते हैं। अभी यहाँ समझ लो कि हम बिजनेस मैथ्स पूरा बीकॉम ऑनर्स वाला करने नहीं बैठेंगे। यहाँ पर हमारे को क्या करना है? हमारे को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने हैं। एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है हमारा, तो हमें मैथ्स के वो क्वेश्चन करने हैं जो एमसीक्यू पैटर्न पर हो। एक एग्जांपल देता हूं कि डेरिवेटिव सब बच्चों ने करा होगा। डेरिवेटिव में क्या होता है? मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करके दिखाओ। मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया
function is x raised to power 4, x raised to power 3, x raised to power 2 plus 100 x plus 200, और मैंने कहा find maximum value of x, x की वैल्यू बताओ जो इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करे। ठीक है, अब आप इस बात को समझ लो, अगर मैं बीकॉम का पेपर दे रहा होता तो मैं क्या करता, मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करता इक्वल टू 0 करता, फिर सेकंड डेरिवेटिव करता, क्योंकि मैक्सिमाइज करना है तो मैं इसको लेस देन 0 रखता और यहां से सॉल्व करता। बड़ी क्यूबिक इक्वेशन, बड़ी अजीब सी इक्वेशन आती, गंदी सी, और मैं उनको सॉल्व कर लेता। मैं अगर एक क्वेश्चन करूंगा तो मुझे 3-4 मिनट लगेंगे, आप अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मेरे हिसाब से आपको 7, 8 या 10 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये बीकॉम का पेपर नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर ये क्वेश्चन मेरे एमकॉम के एग्जाम में आएगा तो साथ में क्या आएंगी, 4 ऑप्शंस आएंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल है क्योंकि डेरिवेटिव करने के बाद भी क्यूबिक इक्वेशन बनेगी और क्यूबिक इक्वेशन बहुत मुश्किल से सॉल्व होती है। तो मैं क्या करूंगा, मैं तो एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम में बैठा हूं, मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को 4 ऑप्शन है ना, चारों डाल के देख लूंगा। कैलकुलेटर मेरे पास है, जिसमें फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू आएगी वो मैक्सिमा टिक कर दूंगा, ऑप्शन टिक, मेरे पूरे नंबर आ गए। वो बात अलग है, मेरे को पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम था, लेकिन नंबर तो मेरे पूरे आ गए ना। तो बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चे मैथ्स को इस तरीके से करेंगे कुछ। तो अब हम क्या करने वाले हैं ये सुनो। बिजनेस मैथ्स में मैं सारे कॉन्सेप्ट्स यहां पर आपको करवाऊंगा। क्वेश्चंस करने के 2 तरीके होंगे हमारे पास, एक कॉन्सेप्ट लगाकर क्वेश्चन करना, दूसरा ऑप्शन डाल के क्वेश्चन करना। अगर मुझे लगा कि ये क्वेश्चन मैं 2, 3 या 4 मिनट में सॉल्व कर सकता हूं तो मैं कॉन्सेप्ट लगा के उसको सॉल्व करवाऊंगा। मुझे अगर लगता है कि ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो मुझे 5 मिनट से ज्यादा लगेंगे, तो ऐसा क्वेश्चन मैं कॉन्सेप्ट से नहीं करवाऊंगा, ऐसा क्वेश्चन किससे कराऊंगा, ऑप्शन से कराऊंगा। क्योंकि अल्टीमेटली हमको क्या चाहिए, करेक्ट ऑप्शन ढूंढनी है हमको, चाहे कॉन्सेप्ट से मिले या वैल्यूज डाल के मिले। कॉन्सेप्ट समझ गए हो कि हम क्या करने वाले हैं मैथ्स में, तो इसलिए मैथ्स से डरने की जरूरत नहीं है। और एक बात और कि इस बार जो मैथ्स का पेपर था, जो मैथ्स के क्वेश्चंस थे वो थोड़े डिफिकल्ट थे, तो इसलिए मैथ्स में प्रैक्टिस की थोड़ी ज्यादा जरूरत रहेगी। और जिनका मैथ्स वीक है मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि ये जो वीडियोस है हमारी वो भी एक बार देखते रहे रिवीजन के लिए, जैसे ही भूल जाए रिवीजन के वीडियो। क्लियर है? करें अब सब्जेक्ट स्टार्ट। लिखो, सबसे पहले लिखो टॉपिक कौन कौन से कवर करनी है। सबसे पहले हम इसमें करेंगे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव, फिर डेरिवेटिव के बाद हम इसमें करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव के बाद इंटीग्रेशन। कोई ऐसा बच्चा जिसके 11th-12th में मैथ्स नहीं था, मैथ्स ही नहीं था 11th-12th में? इसके बाद है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। MOF बोलते हैं इसको। फिर है लीनियर प्रोग्रामिंग, LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। इसके बाद एक छोटी सी यूनिट और है, ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। ये है मेजरली हमारा सिलेबस। सिलेबस कॉपी
चलो तो हमको स्टार्ट करना है डेरिवेटिव यूनिट से। डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव है क्या, आराम से समझेंगे। बेसिक बात देखो, हमारे को y इज अ फंक्शन ऑफ x कुछ भी ऐसा दिया है, तो हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं dy बाय dx। इसका इंग्लिश में मतलब होता है, d का मतलब होता है चेंज, तो हम ऐसा भी लिख देते हैं चेंज इन y बाय चेंज इन x, और इंग्लिश में इसको हम लिखते हैं चेंज इन y ओवर चेंज इन x। ये जो चेंज है ये हमको बताता है स्लोप। ये जो आप डेरिवेटिव निकालते हो dy बाय dx, ये नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, और कभी कभी ये जीरो भी हो जाता है। अगर नेगेटिव है स्लोप तो इसका मतलब आप नीचे की तरफ जा रहे हो स्लोप, पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ जा रहे हो, जीरो है तो ना नीचे जा रहे हो ना ऊपर जा रहे हो, कांस्टेंट है। अगर एक लाइन की हेल्प से मैं आपको दिखाऊं तो ये हो गया हमारा एक्सिस और ये ओरिजिन है। अगर आपके पास कोई लाइन है ऐसे तो इसका स्लोप पॉजिटिव आएगा, ऊपर की तरफ जा रही है लाइन। अगर कोई लाइन आपके पास है ऐसे तो इसका स्लोप नेगेटिव आएगा क्योंकि नीचे की तरफ जा रही है। स्लोप जीरो का मतलब होता है ये लाइन ऐसे, ठीक है जी। तो कई बार हमसे ऐसा कोई क्वेश्चन देके बोल देता है, कहता है कि ये मैं आपको एक ट्रेंड लाइन दे रहा हूं, y इज इक्वल टू 3x प्लस 100। ये क्या है, एक ट्रेंड लाइन है। फिर हमसे पूछता है अब ये लाइन राइजिंग ट्रेंड दिखा रही है या फॉलिंग ट्रेंड दिखा रही है या कांस्टेंट ट्रेंड दिखा रही है, तो हम क्या करेंगे, राइजिंग फॉलिंग कांस्टेंट। इसके लिए हमको इसका क्या निकालना पड़ेगा, डेरिवेटिव dy बाय dx। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, 3 यानी कि +3। क्योंकि ये पॉजिटिव है इसका मतलब ये ऊपर को जा रहा है, हम क्या बोल देंगे, दिस लाइन इज शोइंग राइजिंग ट्रेंड। काम खत्म हो गया। ये बात समझ में आता है, डेरिवेटिव निकाल के डेरिवेटिव बताएगा क्या आपको, राइजिंग है, फॉलिंग है या कांस्टेंट। क्लियर। कॉपी। चलो तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपको स्लोप बताएगा। डेरिवेटिव निकालने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक तो बहुत बेसिक बातें कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर है तो हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे 2x। ये पावर आगे आ जाती है और इसमें से एक माइनस हो जाता है। y इज इक्वल टू एक्स रेज्ड पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स
इसका डेरिवेटिव निकालना है हमको, ठीक है। एक एक करके करते जाएंगे बेटा। इसका डेरिवेटिव 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1। समझ गए, बिल्कुल बेसिक बात है। आगे चलते हैं। अब एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट, जब आप कांस्टेंट का डेरिवेटिव करते हैं किसी भी कांस्टेंट का तो वो 0 आता है, ठीक है। ये बात भी हम समझ गए। इसके बाद आएगा हमारा, अगर हमारे पास कोई लॉगरिथमिक फंक्शन है, जैसे log x है हमारे पास, तो हम जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x आ जाएगा। और अब अगर हमारे पास e⁻x है तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x एज इट इज रहता है। समझ में आती है बात? चलो ये सब कॉपी कर लो और मुझे इसका डेरिवेटिव करके दिखा दो। log x फिर log 10 फिर e⁻x। बताओ, बोलो। 10x⁹ प्लस 1/x प्लस 1/10। बेटा ये है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। log 10 तो कांस्टेंट है ना, x थोड़ी ना इसमें, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव 0। समझ गए इतनी बात? चलो, तो ये हो गई फर्स्ट डेरिवेटिव की बेसिक बात। फर्स्ट डेरिवेटिव हमको किसी भी फंक्शन के बारे में क्या बताता है कि फंक्शन अपवर्ड मूविंग है या डाउनवर्ड फॉलिंग है। बेसिकली हमको बताएगा स्लोप, ठीक है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव का अगर हम फिर से डेरिवेटिव करते हैं तो उसको बोलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। अगर मैं इसमें कर दूं dy/dx तो बोलेंगे f'(x), और एक बार फिर से मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दूं तो इसको बोलेंगे f'(x). ये हमको क्या बताता है? जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव हमको स्लोप बताता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये सेकंड डेरिवेटिव हमको कर्वेचर बताता है। कैसे कैसे कर्वेचर होते हैं? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अब ये कॉनकेव कॉन्वेक्स क्या है? ये शक्ल कुछ कुछ ऐसी है, समझना जरा, अभी कॉपी नहीं करना, सुन लो जरा। ये एक शक्ल ऐसी होगी, एक शक्ल ऐसी होगी। इनमें से एक को मैं कॉनकेव बोलूंगा, एक को कॉन्वेक्स बोलूंगा। इसका नाम ध्यान से देखो बेटा, इसका नाम क्या है? कॉनकेव। केव, केव का मतलब गुफा। इन दोनों में से किसकी शक्ल गुफा जैसी लग रही है? फर्स्ट वाले की। तो इसका नाम रख दिया हमने कॉनकेव, और इसका नाम हो गया कॉन्वेक्स। समझ गए? पहचान करना बिल्कुल आसान है। जिसकी शक्ल गुफा जैसी हो कॉनकेव, बाकी कॉन्वेक्स, ठीक है जी। चलो, अब एक बार मुझे एक छोटी सी बात और बताओ। मान लो तुम्हारा बर्थडे है, ठीक है? आपके फ्रेंड्स ने आपके लिए एक चॉकलेट केक ऑर्डर कर दिया, आ गया
केक, आपने कैंडल बुझा दी और केक काट काट के उसकी पेस्ट्री बना दी। केक काटेंगे, छोटा सा पेस्ट्री बना और अपने फ्रेंड्स को दे देंगे। अब ये बताओ, जो आपके फ्रेंड्स खा रहे हैं उनको कौन सा फ्लेवर आएगा? चॉकलेट या वनीला? कौन सा फ्लेवर आएगा? चॉकलेट ही आएगा। क्यों? क्योंकि सर पूरा केक जब चॉकलेट था, उसके जब आप पीसीस करके दोगे तो फ्लेवर तो सेम रहेगा, फ्लेवर थोड़ा चेंज हो जाएगा। समझो, हमारे पास एक कॉनकेव फंक्शन है, मैंने इसको यहां से कट कर दिया। फर्स्ट पार्ट मैंने इस ग्राफ पे रख दिया और सेकंड पार्ट मैंने इस ग्राफ पे रख दिया। ये करा है ना, पूरे केक के दो पार्ट्स कर दिया ऐसे ऐसे। नीचे भी मैंने ऐसे ही करा, इसको यहाँ पे कट कर दिया, एक पार्ट यहाँ रख दिया, एक पार्ट यहाँ रख दिया। अब आप ये बताओ बेटा, इसकी शक्ल देखकर ये कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है? सर कॉनकेव का पार्ट है ना, तो कॉनकेव ही होगा, वनीला कहां से बनेगा? समझ गए? अगर कॉनकेव का कोई पार्ट है तो कॉनकेव ही होगा, कॉन्वेक्स बनेगा ही नहीं। ये क्या बनेगा? कॉनकेव। क्या बनेगा? कॉन्वेक्स। ये क्या बनेगा? कॉन्वेक्स। कॉनकेव कॉन्वेक्स की पहचान क्लियर होगी। अगर सिंगल एक फंक्शन आ जाए तो भी हमें समझ में आ जाएगा। सिर्फ इस शक्ल को देखो, हमको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ ये कॉनकेव है, क्योंकि केव वाली पोर्शन से आया है। क्लियर है? वापस चलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को। फर्स्ट डेरिवेटिव बताता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ऊपर को जा रहे हैं तो इंक्रीजिंग, नीचे को जा रहे हैं तो डिक्रीजिंग। अब फर्स्ट और सेकेंड दोनों मिला के इनके नाम बताएंगे। इसका नाम क्या हुआ बेटा? इंक्रीजिंग कॉनकेव। इंक्रीजिंग क्योंकि ऊपर जा रहा है, कॉनकेव मतलब कॉनकेव है। डिक्रीजिंग कॉनकेव, डिक्रीजिंग कॉन्वेक्स। समझ में आते हैं नाम? अब सुनो, अगर किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो वो कॉनकेव होगा कि कॉन्वेक्स होगा? सर फर्स्ट डेरिवेटिव कॉनकेव कॉन्वेक्स के बारे में कुछ बताता ही नहीं। फर्स्ट डेरिवेटिव सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताएगा। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो हम बोल सकते हैं कोई इंक्रीजिंग है। अब इंक्रीजिंग में कॉनकेव भी हो सकता है, इंक्रीजिंग में कॉन्वेक्स। दोबारा से, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, फंक्शन डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है? कुछ भी हो सकता है। सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हमको क्या बताएगा? कि फंक्शन कॉनकेव है, वो भी देख लेंगे। सेकंड डेरिवेटिव कॉनकेव कॉन्वेक्स बताता है, उससे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कोई मतलब नहीं। समझ में आती है बात? चलो, अब हमने कहा ये जो सेकंड डेरिवेटिव है, अगर ये नेगेटिव आया तो कॉनकेव होगा, और अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो कॉन्वेक्स होगा। एक लॉजिक रह गया बीच में कि सर आपने बोला अगर नेगेटिव है तो ऐसा हो गया, पॉजिटिव है तो ऐसा हो गया, तो बीच में जीरो भी कहीं होगा। तो अगर कभी सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो आया तो हम इसको बोलते हैं बेटा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है तो वो स्टेशनरी हो जाएगी लाइन, स्टेशनरी यानी कि चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट हो जाएगी। और अगर सेकंड डेरिवेटिव जीरो है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझ में आती है कुछ बात? कॉपी करो एक बार इसको। चला गया? लिखो जरा, determine whether following functions are concave or convex. कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन में कॉपी करो, इसके साथ साथ करेंगे हम y is equal to x square plus 100x plus 2000। कॉनकेव कॉन्वेक्स बताना है तो ये बताओ बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव पे कमेंट करना है कि सेकंड डेरिवेटिव पे? सेकंड डेरिवेटिव पे। लेकिन ये ऑब्वियस है कि सेकंड तक पहुंचने से पहले हमको फर्स्ट को निकालना ही पड़ेगा। कर दो फटाफट से, dy by dx फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे 2x plus 100, और फिर सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे हम 2। क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है इसका मतलब फंक्शन कॉन्वेक्स। ठीक है जी, कॉपी कर लो।
सेकंड और थर्ड भी करो और मुझे बताओ क्या है। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे इसका f डैश x माइनस 200x प्लस 200। फिर सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे माइनस 200। क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो ये कॉनकेव है। इसका डेरिवेटिव हुआ, इसका डेरिवेटिव ये जीरो हो गया, वो जीरो। ठीक है जी। अब यहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव 2 और सेकेंड डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये कॉनकेव कॉन्वेक्स कुछ भी नहीं, नीदर कॉनकेव नॉर कॉन्वेक्स। इसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं बोलेंगे। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक पॉइंट होता है जिसमें x की वैल्यू आती है। इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए हमको x की वैल्यू चाहिए होगी, लेकिन ये तो डेरिवेटिव ही 0 हो गया। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का केस कैसा होगा वो भी दिखाता हूं, कॉपी नहीं करो, एक बार सुन लो। अगर हमारे पास कुछ ऐसा एग्जाम्पल होता, हम यहां पर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते, कितना आएगा बेटा 3x स्क्वायर प्लस 2x। फिर हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालते 6x प्लस 2। अब यहां पर इसको अगर हम इक्वल टू 0 कर देते, सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0, तो ये आ गया माइनस 2/6। x की ये वैल्यू है जिसके लिए सेकेंड डेरिवेटिव 0 आ रहा है। अब इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो x की वैल्यू है जिससे सेकंड डेरिवेटिव 0 बन जाता है। यहां पर सेकंड डेरिवेटिव ऑलरेडी 0 बन गया है, x की स्पेसिफिक वैल्यू पर तो नहीं बना ना, हर वैल्यू पर 0 ही है, तो इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं बोलेंगे। इसको सिंपल बोलते हैं नीदर कॉनकेव नॉर कॉन्वेक्स, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है सर, इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताओ आप, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये तो x की हर वैल्यू के लिए 2 है, तो इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा। ये हर वैल्यू के लिए नेगेटिव है, इसका भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा। यहां पर x की एक वैल्यू है जिसके लिए 0 हो सकता है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। समझ में आ रही बात? ओके, ये बात आप समझ जाओ। अगर सेकेंड डेरिवेटिव कोई कांस्टेंट आ गया, केस 1, 2 और 3 तीनों में कांस्टेंट आया, तो या तो कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा, और अगर 0 आ गया तो कुछ भी नहीं होगा। अगर सेकेंड डेरिवेटिव में कोई x बच गया तो हम उसको इक्वल टू 0 रख के वहां से क्या निकाल लेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझ गई थोड़ी थोड़ी बात? चलो तो ये हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और कॉनकेव कॉन्वेक्स की बात समझ गए। अब थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे मैक्सिमम मिनिमम। मैक्सिमम आज मैं डेरिवेटिव यूनिट आपको करवाऊंगा और कल हम इसका 10 ईयर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी।
तो आपको सबको 10 ईयर मिले हुए कल लेकर आए सब कुछ 10 ईयर बुकलेट मिला है ना, कल लेकर आना, हम डिस्कस करेंगे साथ साथ। मैथ्स में हम 10 ईयर साथ साथ डिस्कस करेंगे, स्टैट्स में हम साथ साथ नहीं करते, स्टैट्स में बाद में करते हैं। मैथ्स से बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा डर लगता है, इसलिए इसका साथ साथ। हाँ जी, मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं। देखो मैक्सिमा मिनिमा के लिए हमें क्या करना है, कोई भी अगर हमको फंक्शन दिया हुआ है ऐसा, तो हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे और फिर हम उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव को निकाल के इक्वल टू 0 रख देंगे। यहां से हमें x की कोई वैल्यू मिलेगी, इस वैल्यू को बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट। ये हमारा कैंडिडेट है जो आगे जाके या तो मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा। फिर हम इस वैल्यू को सेकेंड डेरिवेटिव में पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद या तो हमारा सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा होगा, या तो हमारा सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा होगा, या तो हमारा सेकेंड डेरिवेटिव 0 आ रहा होगा। 3 केस बनेंगे। अगर हमारा सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो वो ये जो x है ये मैक्सिमा बनेगा, और अगर पॉजिटिव आ रहा है सेकेंड डेरिवेटिव तो ये मिनिमा बनेगा, और 0 आ रहा है तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या मतलब हुआ इस बात का, देखते हैं। हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 100 ये एक फंक्शन है, हमें इसका मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने बोला फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। बोलो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, 2x प्लस 2, और सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा 2। ठीक है। उसके बाद हमने बोला हम फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रख देंगे, तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रख देंगे। यहां से हमें x की वैल्यू मिलेगी, क्या मिला बेटा, ये इधर क्या -2 और डिवाइड करके -1 मिला। ये हमारा स्टेशनरी पॉइंट हो गया। अब ये स्टेशनरी पॉइंट या तो मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा। इस x को हम यहाँ सेकंड डेरिवेटिव में अब क्या करेंगे, पुट करेंगे। पुट करके देखेंगे नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पे तो x सही नहीं पुट करने के लिए, तो 2 का 2 ही रहेगा। अब ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव। क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो ये किसका पॉइंट बन गया, मिनिमा। ठीक है जी, ये बेसिक बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप और गहराई में लॉजिक समझना चाहते हैं कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, पॉजिटिव रखने से मिनिमा क्यों बन रहा है, नेगेटिव रखने से मैक्सिमा क्यों बन रहा है, तो बेटा अभी आप ये सोच के बताओ, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव पे कॉन्वेक्स बनता है कि कॉनकेव बनता है, कॉन्वेक्स बनता है। कॉन्वेक्स शेप ये होती है। सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव पे क्या बनता है, कॉनकेव। कॉनकेव शेप ये होती है। अब आप दोनों की शक्लें देख सकते हो, कॉन्वेक्स में हमेशा मिनिमा बनेगा क्योंकि ये तो ऊपर जाता जाएगा ना, मैक्सिमा तो बनेगा ही नहीं इसमें, और इसमें हमेशा मैक्सिमा बनेगा क्योंकि नीचे जाता जाएगा। ये लॉजिक समझ में आ रहा है क्यों सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव पर मैक्सिमा हुआ करता है और उस पर मिनिमा हुआ करता है। ऐसे ऐसे अपने को चेक करना है। कॉपी कर लो इसको आप, और एक क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएंगे, मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना है इसका। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करके जो पॉइंट आता है उसको हम स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। फिर उस स्टेशनरी पॉइंट को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके देख लेते हैं, नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, 0 आ रहा है। नेगेटिव आया तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आया तो मिनिमा, और 0 आया तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो आप रिलेशन समझ, थोड़ा थोड़ा मैक्सिमम मिनिमम कॉनकेव कॉन्वेक्स से रिलेटेड है। मैक्सिमम मतलब कॉनकेव टाइप का नेचर है थोड़ा सा, मिनिमा मतलब कॉन्वेक्स टाइप का नेचर है थोड़ा सा। इसमें बताना क्या करा तुमने, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, क्या आया -200x, फिर सेकेंड डेरिवेटिव निकाला -200, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करा, यहां से x इक्वल टू 0 मिला, स्टेशनरी पॉइंट, x इक्वल टू 0 मिला ना स्टेशनरी पॉइंट। अब इसको फिर सेकेंड डेरिवेटिव में क्या करोगे बेटा, पुट करोगे।
ये सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। सो दिस फंक्शन हैज मैक्सिमा एट x इक्वल टू 0। क्लियर है जी? क्वेश्चन लिखो, फाइंड maxima of this function find maxima of this function minus 100 square plus 200 ठंड लग रही है क्या तुम लोगों को? ठंड लग रही है तो दिमाग क्यों नहीं चला रहे हो? तो कराते दोबारा क्यों कर रहे हो? फिर दोबारा सॉल्व क्यों करने लगे? ठीक है, अब सुनो बेटा, ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिखा था आपको ये समझाने के लिए। ये क्वेश्चन जो है ना, इसकी शक्ल नॉर्मल लग रही है तो मैं इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से कर दूंगा। फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 और पुट करके हमें पता लग गया कि 0 पर मैक्सिमा है। ये आ गया मेरा सही आंसर। अगर इस क्वेश्चन को मैं ऑप्शन वाले मेथड से करना चाहता तो मैं क्या करता, ये ऑप्शंस पुट कर करके देखता इसमें। एक बार x को 0 पुट करो, क्या आएगी फंक्शन की वैल्यू 200। एक बार x को 1 पुट करो, क्या आएगी फंक्शन की वैल्यू 1। एक बार x को 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस 400 प्लस 200 माइनस 200। और फिर लास्ट ऑप्शन है, एक बार 3 पुट करो, 3 9 माइनस 900 प्लस 200 इज माइनस 900। मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? तो ये हमारा आंसर। समझ गए? ये ऑप्शन वाला मेथड था, ऑप्शन डाल के देख लो, जहां ये मैक्सिमम चल रहा है मिनिमम, वो कॉन्सेप्ट वाला मेथड था। हमको दोनों चीजें आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन की शक्ल लगी आसान तो हम कॉन्सेप्ट से करेंगे, ज्यादा जल्दी हो पाएगा। और अगर इसी की जगह कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन होता तो फिर हम ऑप्शन डाल के देख लेते। आना अपने को दोनों चाहिए। कॉपी कर लो इसको भी आप। अब हो सकता है कि आप में से कोई इतना मासूम बच्चा हो, बोले सर हमारे तो हमेशा मल्टीपल चॉइस ही आएगा, हमेशा ऑप्शन ही आएंगी, मैं कंसेप्ट करके ही नहीं जाता, हर क्वेश्चन में ऑप्शन डाल दूंगा। बेटा अगर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो फंस जाएगा ना। फिर अगर उसने क्वेश्चन ही ऐसा पूछ लिया कि मैक्सिमा के लिए सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है कि 0 होता है, कंसेप्ट ही नहीं मालूम तो करेगा कैसे बच्चा? तो दोनों चीजें अपने को मालूम होनी चाहिए। इजी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट कराएंगे, डिफिकल्ट वाले में ऑप्शन डालेंगे। हो गया जी? चले आगे। चलो, ये कुछ बेसिक डिस्कशन थी मैक्सिमा मिनिमा की। थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं इकोनॉमिक एप्लीकेशन। यानी कि बिजनेस मैथ्स। अभी तक हम मैथ्स ही कर रहे थे, बिजनेस मैथ्स समझना एक बेसिक बात। कॉपी नहीं करो, सुन।
अगर y इज अ फंक्शन ऑफ x, कोई भी फंक्शन है हमारे पास, और हम इस f ऑफ x को x से डिवाइड कर दें, तो हमको इसका एवरेज फंक्शन मिल जाएगा, एवरेज। और अगर हम डिफरेंशिएट कर दें इस फंक्शन को, तो हमको इसका मार्जिनल फंक्शन मिल जाएगा, मार्जिनल। एवरेज के लिए हम डिवाइड करते हैं और मार्जिनल के लिए डिफरेंशिएट करते हैं, ये बेसिक रूल है मैथ्स का। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, समझो कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ x, मैंने क्या किया, इस फंक्शन को x से डिवाइड कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, एवरेज कॉस्ट। और अगर मैंने डिफरेंशिएट कर दिया इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे क्या मिलेगा, मार्जिनल कॉस्ट। डिवाइड करते ही एवरेज मिलेगा, डिफरेंशिएट करते ही मार्जिनल मिलेगा। फिर से रेवेन्यू इज अ फंक्शन ऑफ x, अब आप बताओ डिवाइड करते ही मुझे क्या मिलेगा, एवरेज रेवेन्यू। और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या मिलेगा बेटा, मार्जिनल रेवेन्यू। ये बात समझ में आती है? चलो केवल इसको कॉपी डिफरेंशिएट करना है, डिवाइड करना है, वो क्वेश्चन वाला पूछना। क्वेश्चन वाला बोलेगा कि उसको एवरेज चाहिए कि मार्जिनल चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराओ। हो गया जी? चलो लिखो जरा क्वेश्चन। यू आर गिवन द फॉलोइंग कॉस्ट फंक्शन। यू आर गिवन द फॉलोइंग कॉस्ट फंक्शन। Find average cost, marginal cost, average variable cost, fixed cost। करना नहीं है क्वेश्चन में। एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट, चार पार्ट है। चलो जी एक एक करके। सबसे पहले ये बताओ एवरेज कॉस्ट निकालते हैं कैसे। एवरेज कॉस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय एक्स। इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड बाय एक्स कर देंगे। एक्स क्यूब बाय एक्स, एक्स स्क्वायर बाय एक्स, 100x बाय एक्स, 200 बाय एक्स। ये आ गया एवरेज कॉस्ट।
क्लियर है? वो अब सिंप्लीफाई कर देंगे इसको थोड़ा सा। क्या बचेगा बेटा ये? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 100 प्लस 200 बाय एक्स। ठीक है जी। अब मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट के लिए क्या करना होता है हमको? डिफरेंशिएट करना है। इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 100 आ गया जी मार्जिनल कॉस्ट। समझ में आ जाती है ना? ये दोनों चीजें कॉपी कर दो, बाकी दोनों निकाल। चले आगे। अब देखो जी, कॉस्ट फंक्शन में ये वाला जो पोर्शन होता है जहां पे x x x x ये सब लिखा होता है, इसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। ये पहले दो पार्ट हो गए, इनको मैं रफ करूं। वेरिएबल कॉस्ट, ये जो कांस्टेंट वाला पोर्शन होता है कॉस्ट फंक्शन में, इसको बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये जो x वाले पोर्शन है वेरिएबल है, जैसे